नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें जो मारवाड़ रियासत में राव गांगा मारवाड़ के एक शासक हुए हैं। मारवाड़ मतलब जोधपुर से तात्पर्य है यहाँ पर, है ना। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, हालांकि पुराना राजस्थान का मैप है, लेकिन रियासत काल में देखे तो ये मारवाड़ था पूरा। ये क्या था? मारवाड़ था। और यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है राठौड़ वंश। क्या नाम है? राठौड़ वंश है। और इसमें मुख्य रूप से जोधपुर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो राव जोधा को जाता है। किसको जाता है? राव जोधा को जाता है। राव जोधा रणमल का बेटा था। किसका? रणमल का बेटा था। और इस राठौड़ वंश की यहाँ पर मतलब इस मारवाड़ क्षेत्र में जिसने स्थापना की उसका नाम था राव सिया। कौन था? राव सिया था। तो राव सिया इसका संस्थापक था, कहने का मतलब ये है। या आदि पुरुष या मूल पुरुष, राठौड़ों का जो मूल पुरुष आदि पुरुष मारवाड़ में किसको माना गया है? राव सिया को माना गया है। अब राव सिया के बारे में मैंने पढ़ा दिया। राव सिया के जो भी उत्तराधिकारी हुए, बाद में कौन कौन शासक बने, उन सब के बारे में मैंने पढ़ा है आपको। रणमल के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा है, क्योंकि रणमल की बहन थी एक हंसाबाई। और इस हंसाबाई का विवाह किया इसने मेवाड़ में। इसमें किया था? मेवाड़ में किया था। और एक समय ऐसा था कि मारवाड़ मेवाड़ एक हो गया था। एक होने से तात्पर्य, क्योंकि मारवाड़ का जो रणबल था इसका हद से बढ़ गया था। कहां पर? मेवाड़ में बढ़ गया था, ध्यान रखना। लेकिन बाद में मेवाड़ी सरदारों ने इसका विरोध किया और भारमली के सहयोग से रणमल को भी मरवा दिया था, ठीक है ना। और फिर राव जोधा बना। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। फिर उसके बाद में जो भी इसके उत्तराधिकारी होते गए, और उसके बाद में लास्ट जो हमने शासक पढ़ा था वो राव गांगा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? राव गांगा। और राव गांगा का जो बेटा था उसका नाम था मालदेव। क्या था? मालदेव था। मालदेव काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी से तात्पर्य कि भाई इसके पिताजी बुजुर्ग हो गए थे, ये शासक बनना चाहता था। तो अलग अलग इतिहासकार या अलग अलग जो राजस्थान के इतिहास की हमें जानकारी देते हैं, या मारवाड़ का इतिहास या राठौड़ों के बारे में जानकारी देते हैं, वो अलग अलग स्रोत हमें अलग अलग जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि भाई राव गांगा का जो बेटा है मालदेव, उसने ही राव गांगा को मारा था। जो कोई अपने पिता को मार देता है तो उसको हम बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते हैं? पितृहंता। तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था? मालदेव था, ध्यान रखना। तो अब बताओ, राव गांगा के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? मालदेव बनेगा विद्यार्थियों। तो हम मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो शासक रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा? राव मालदेव। हेडिंग डालिए आप, राव मालदेव। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जो नए विद्यार्थी है वो मारवाड़ का इतिहास लिख ले और आप राव मालदेव से स्टार्ट करें। और जिनका छूट गया है वो पिछले जो वीडियो है उनको देख लेना आप एक बार, है ना। ये राव सिया थे विद्यार्थियों। राठौड़ों के जो मूल पुरुष है ना, ये राव सिया है। ये राव जोधा थे। कौन थे? राव जोधा थे। राव जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। तो उससे रिलेटेड ये चित्र लिया गया है। फोटो नहीं ली गया राव मालदेव की। क्या? जोधपुर के राव मालदेव का इतिहास, है ना। ये फोटो किसकी है? राव मालदेव की। तो मालदेव के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी किसी शासक के बारे में पढ़ते हैं तो उसका शासन काल कब से कब तक रहा। तो विद्यार्थी 1531 से लेकर 1562 तक इसका शासन काल माना जाता है। 1531 से लेकर 1562 तक। कुछ किताबों में यहाँ 1531 की जगह क्या मिलेगा? 1532 मिलता है। लेकिन आप इस डेट को माने, ये ऑथेंटिक डेट है, जानना। अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं। तो राव मालदेव थे। इनका शासनकाल सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है किसी भी शासक के बारे में कि उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, ध्यान रखना। प्रॉपर डेट नहीं मिलती, और मिलती है तो जो दिनांक होती है उनमें भी बहुत ज्यादा विवाद होता है। तो आपको कभी इन डेट के चक्कर में भी ज्यादा नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अब ये जो राव मालदेव है इनको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पितृहंता कहते हैं। तो उससे पहले लिखेंगे इनका पिता का नाम लिखो आप। पिता का नाम क्या था? राव गांगा। सबसे पहले पिता का नाम लिखेंगे। राव गांगा लिख लिया सबने? ओके, तो डालिएगा।
इन्होंने किसने, राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। प्रथम भी ध्यान रखना, बाद में एक और आएगा, ध्यान रखना, जिसने अपने पिता को मारा था। प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। तो राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इसके पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए। ठीक है। अब राव मालदेव के बहुत सारे नाम मिलते हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, मतलब एक प्रकार से उपाधियां है, एक प्रकार से, है ना। तो अन्य नाम लिख सकते हैं हम राव मालदेव के, तो देखो राव मालदेव के अन्य नाम, अन्य नाम। देखो, फारसी इतिहासकारों ने, अन्य नाम क्या लिखोगे, फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक कहा। तो देखो, मारवाड़ के किस शासक को, मारवाड़ या जोधपुर, देखो राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कर दी, तो मारवाड़ को हम क्या बोलने लगे, अब जोधपुर बोलने लगे। जिससे पहले हम कछावा राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले आमेर का कछावा राजवंश स्टार्ट होता है, लेकिन सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कर दी, तो उसको जयपुर का राजवंश बोलते हैं हम। इसी प्रकार जो मारवाड़ का है, इसको जोधपुर का राजवंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कर दी, उसके बाद में इसको जोधपुर नाम से जाना गया, ध्यान रखना। तो जोधपुर का या फिर मारवाड़ का हिंदुस्तान का असमत वाला शासक किसको, किसने कहा? तो फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को क्या नाम दिया है? हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक नाम दिया, ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक का मतलब है एक शक्तिशाली शासक, लिखिएगा, अर्थात शक्तिशाली शासक कहा, शक्तिशाली शासक कहा, शासक कहा। अब देखो, राव मालदेव का हमने आपको जो शासन काल बताया है, वो 1531 से लेकर 1562 तक बताया है। इस समय अगर हम हिंदुस्तान में देखें, तो हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? तो मुगल वंश आ चुका है। कौन सा आ चुका है? मुगल वंश आ चुका है, ध्यान रखना। चले, मुगल वंश आ चुका है। और पूरे भारत में जो सत्ता है वो किसकी है? मुगलों की है। तो लेकिन जो फारसी इतिहासकार है, वो शक्तिशाली शासक किसको बता रहे हैं? मालदेव को बता रहे हैं। तो इसका मतलब बंदे में कुछ तो दम थी। अब देखो, इसके समय कौन कौन शासक रहेंगे, लिखना नहीं है अभी, मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा, अब इससे बीच में आ गया इसलिए बता देता हूँ। एक तो बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में, तो फिर उसके बाद में उसका बेटा शासक बनता है, जिसका नाम क्या होता है? हुमायूं होता है। तो हुमायूं के शासनकाल, हुमायूं के समय मालदेव जोधपुर का शासक रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। फिर उसके बाद में हुमायूं को हटा के बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, शेरशाह सूरी आ जाता है। और शेरशाह सूरी अफगान तो मुसलमान, लेकिन क्या है ये? अफगानी शासक है, देख लेना, कोई बात नहीं, अफगानी शासक है। फिर उसके बाद में वापस हुमायूं बनता है, वापस कौन बनता है? हुमायूं बनता है। और हुमायूं के बाद में 1556 के आसपास कौन बनता है? अकबर बनता है। विद्यार्थी, कौन बनता है? अकबर बनता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि किस शासक के काल में मतलब जैसे जैसे पूछ लेते कि राव मालदेव के समय हिंदुस्तान के बादशाह कौन कौन थे, या कौन किसके समकालीन था, वहां से कई बार सवाल बन जाता है। तो हिंदुस्तान का बादशाह था उस समय एक तो हुमायूं, उसके अलावा शेरशाह सूरी और अकबर, तीन होंगे नहीं होंगे? ये दो बार कैसे आया हुमायूं का नाम? क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आ गया था, इसलिए। तो हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर।
दो मुगल शासक थे और एक अफगानी शासक था, ये ध्यान रखना आपको। तो ये राव मालदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी है? हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक। हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक से तात्पर्य है कि एक शक्तिशाली शासक का है। अगला फैक्ट लिखो। बताइए, इतिहासकार है ये भी, है ना, एक मुस्लिम इतिहासकार है। बदायूनी ने मालदेव को भारत का महान भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। राजकुमार कहा। जोधपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, और उसमें जोधपुर में जो राठौड़ वंश की स्थापना की वो राव सिया ने की। राव सिया के जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं उनमें एक नाम जो आया है वो राव मालदेव का आया है। राव मालदेव गंगा का बेटा था। किसका था? गंगा का बेटा था। तो राव मालदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और राव मालदेव का जो शासनकाल रहा है वो 1531 से 1562 तक रहा है। तो उसमें इसके अन्य नाम पढ़ रहे हैं हम कि राव मालदेव के अन्य नाम क्या थे। तो इसको क्या कहा गया है? हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक आ गया है। एक तो उपनाम ये मिलता है इसका, और एक क्या मिलता है? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा गया है इसको। लेकिन भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। ध्यान रखना, ये बदायूनी वही व्यक्ति है जिसने हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन अपने आंखों देखा वर्णन किया है इसने। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय जब वहां पर जो ब्लड निकला था, खून निकला था, उस ब्लड से इसने अपनी जो दाढ़ी होती है उसको रंगा था इसने, मतलब उस खून से। मतलब इतना कट्टर मुस्लिम शासक है, सॉरी इतिहासकार है। बदायूं ने ये बात बोली। अगला लिखो। फरिश्ता ने फरिश्ता ने मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। तो फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसको कहा है? मालदेव को कहा, विद्यार्थियों। अर्थात हिंदू बादशाह, अर्थात हिंदू बादशाह। फरिश्ता ने इसे हिंदू बादशाह कहा, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। दो बात याद रखना इसके बारे में। देखो विद्यार्थियों, एक पुस्तक है इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। देखिए, मुगल बादशाहों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मुगल बादशाहों में सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना कौन करता है भारत में? बाबर करता है। कौन करता है? बाबर करता है। और बाबर के बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? हुमायूं बनता है। बीच में कुछ समय के लिए नहीं रहता, वापस शेरशाह सूरी आ जाता है, वापस हुमायूं बन जाता है। हुमायूं के बाद में कौन बनता है? अकबर बनता है। और अकबर के बाद में कौन बनता है? जहांगीर बनता है। कौन बनता है? जहांगीर। ये हिंदुस्तान की बात है, सेंट्रल लेवल की बात है मतलब। फिर उसके बाद में कौन बनता है? शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। फिर उसके बाद में औरंगजेब बनता है। शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और उसके बाद में अपने भाइयों को मारकर जो अगला शासक बनता है वो बनता है कौन? औरंगजेब बनता है विद्यार्थी। ये मूल रूप से मतलब ये पूर्ववर्ती मुगल वंश के शासक कहलाते हैं, बाद के परवर्ती शासक कहलाते हैं। मतलब इतने ज्यादा खास नहीं है। खास से तात्पर्य कि उसके बाद में मिडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी, औरंगजेब का ध्यान रखना। और 1707 से आधुनिक भारत का इतिहास चालू हो जाता है। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं वापस। तो फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा, बदायूनी ने क्या कहा, फरिश्ता ने क्या कहा? आपके एग्जाम में किस टाइप के सवाल बनते हैं मैं बता देता हूं आपको। एक तरफ इन इतिहासकारों का नाम आ जाता है, एक तरफ इनके स्टेटमेंट आ जाता है कि किसने क्या कहा मालदेव के बारे में। कौन सा सुमित है, कौन सा सुमित है नहीं है, इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो तुजुक ए जहांगीरी क्या कहती है इसके बारे में? तुजुक ए जहांगीर में लिखा हुआ है।
देखो, तुजुक ए जहांगीरी में मालदेव के बारे में कहा गया कि ये हिंदुस्तान के शक्तिशाली जागीरदारों में से एक था। एक था। प्रश्न इस टाइप का भी बनता है कि राव मालदेव के बारे में ये कथन किसका है? हिंदुस्तान के शक्तिशाली जागीरदारों में से एक था ये। तो ये कथन, ये हमें ये वक्तव्य कहां मिलता है? तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है, ध्यान रखना। फरिश्ता ने क्या कहा इसके बारे में कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक या हिंदू बादशाह। ठीक है। इसके अलावा बदायूं ने क्या कहा इसको? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार का है। क्योंकि जब आपने देखा होगा, मेवाड़ का एक शासक है राणा सांगा। क्या नाम है? राणा सांगा। और हिंदुस्तान का बादशाह था उस समय बाबर। कौन था? बाबर। बाबर और राणा सांगा के बीच में एक युद्ध हुआ था 1527 में, जिसका नाम है खानवा का युद्ध। क्या नाम था? खानवा का युद्ध में। खानवा के युद्ध में काफी हिंदू शासक उसके साथ हो गए थे, राणा सांगा के साथ। उसी समय मारवाड़ का जो शासक था वो था राव गंगा, इसके पिता, राव मालदेव के पिता थे। और उस समय राजकुमार थे राव मालदेव। तो राव मालदेव खानवा के युद्ध में भी गया था, लेकिन उस समय मारवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहा था ये, लेकिन मारवाड़ का शासक नहीं था। मारवाड़ का क्या था ये उस समय? राजकुमार भी था। और शायद मैंने राव गंगा वाले चैप्टर में आपको लिखा है भी होगा, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां लिखा दूंगा। ठीक है ना? तो ये इसके अन्य नाम मिल गए विद्यार्थियों। लिखो, अगला फैक्ट लिखो। जिस समय राव मालदेव जिस समय राव मालदेव जोधपुर का शासक रहा, तो उस समय हिंदुस्तान ब्रैकेट में केंद्रीय सत्ता, हिंदुस्तान का मतलब क्या है यहां पर? केंद्रीय सत्ता निम्नलिखित के पास थी। निम्नलिखित के पास थी। ये आएंगे अब। पहला लिखो, हुमायूं। पहला कौन था? हुमायूं। तो जिस समय हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह हुआ करता था, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव था, ध्यान रखना। तो हुमायूं, हुमायूं एक मुगल वंश का शासक, मुगल वंश का शासक है। ये क्या कौन है? मुगल है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बीच में कौन आ जाता है? शेरशाह सूरी आ जाता है। फिर वापस हुमायूं आ जाता है, मुगल। और फिर बाद मुगल के बाद में मुगल का इसका हुमायूं का बेटा कौन? अकबर शासक बनता है, ये भी मुगल। ये लिख ले आप, चार नाम लिख ले आप वापस। हुमायूं, शेरशाह सूरी, वापस हुमायूं, फिर अकबर। ये इसके समकालीन थे, और समकालीन से कई बार क्वेश्चन बना है। देखो, राठौड़ वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, लिख सकते हैं। लिखो, राव मालदेव राठौड़ वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। देखो, राव मालदेव के पिताजी का नाम क्या था? राव गंगा। और राव गंगा को इसने मार दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता कहते हैं। और प्रथम पितृहंता, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसको कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। इससे कई बार सवाल पुटअप हुआ, जो ये लाइन बोल रहा हूं ना मैं, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां सवाल बना है। लेकिन आपसे पूछा जाए राव मालदेव की माता का नाम क्या था? लिखो, माता का नाम।
मणिक देवी। राव मालदेव की माता का नाम क्या था? मणिक देवी। जो कि सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की, देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। तो मालदेव किसकी संतान थे? उधर पिता में देखे तो राव गंगा और माता में देखे तो मणिक देवी। ध्यान रखना। और मणिक देवी कहां की राजकुमारी है? सिरोही की। कहां की? सिरोही की। और सिरोही में जो वंश शासन कर रहा है उस वंश का नाम क्या है? देवड़ा वंश। कौन सा? देवड़ा। ये चौहानों से बने। जैसे पहले शाकंभरी के थे, फिर अजमेर के जो चौहान हुए, फिर रणथंभौर के हुए, उधर जालोर के हुए, नाडोल के हुए, और फिर जो सिरोही वाले क्या कहलाते हैं? देवड़ा शासक कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो सिरोही के देवड़ा शासक जगन्नाथ। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राव मालदेव ने अपने पिता को मार दिया था, अब जब अपने पिता को मार दिया तो उस समय जब इसका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि उस समय मारवाड़ की जनता इसका विरोध करेगी, करेगी नहीं करेगी? भाई कोई जैसे हम सामान्य जनता है, हमारा राजा है, और राजा को अगर उसका बेटा मार देता है तो हम उसके बेटे को शासक स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि उसने उसके पिता को मार दिया, तो वो जनता की क्या सेवा करेगा? फिर वो तो जनता पर तो अत्याचार करेगा। तो उस समय कैसे भी करके वो जनता उसका विरोध करती है, लेकिन उस समय जनता की स्थिति बहुत खराब थी। जनता की कौन मानते थे उस समय? तो फिर ये फिर और ज्यादा अत्याचार करेगा। मालदेव शासक बनेगा तो अत्याचार करेगा ना। और बना शासक, आपके सामने मैंने इसका शासनकाल लिखा हुआ है, 1531 से लेकर 1562 तक लिखा है। मतलब शासक तो रहा है ये, तो इसने अत्याचार भी किया होगा। ये अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा ये। जो सौतेले भाई है, या फिर राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की, उससे रिलेटेड अगर कोई इसके भाई बंधु होंगे और उनसे भी युद्ध करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये पीछे नहीं हटेगा। फिर जो व्यक्ति अपने पिता को मार सकता है, उसके सामने भाई और रिश्तेदार कोई मायना नहीं रखते। तो माता और पिता का नाम पता चल गया आपको। आपसे पूछा जाए कि इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो इसका राज्याभिषेक हुआ था सोजत में। और सोजत कहां पड़ता है? पाली में। ध्यान रखना। अगला पॉइंट लिखो इसका, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। और इसकी फोटो दिखा देता हूं आपको वापस। यह है भाई राव मालदेव। राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। सोजत कहां पड़ता है वर्तमान में? पाली में पड़ता है। ध्यान रखना। लिखो। जिस समय मालदेव शासक बना, तो इसके अधिकार में केवल सोजत और जोधपुर परगने ही थे। क्षेत्र मतलब परगने का मतलब क्षेत्र की इकाई का नाम है। लिख लिया? लिखो। यह हिंदुओं का सहयोगी शासक था। ये कौन? मालदेव। ये हिंदुओं का सहयोगी शासक था। इसके अलावा इसके बारे में हम एक फैक्ट और लिख सकते हैं। देखो, अलग अलग चित्रशैली पढ़ी होगी आपने। मारवाड़, मेवाड़, नाथद्वारा की चित्रशैली पढ़ी होगी, देवगढ़ की पढ़ी होगी। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार जो मारवाड़ की जो चित्रशैली है उसको इसने काफी बढ़ावा दिया था। तो लिखिएगा, इसके समय ही मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र रूप से उद्भव हुआ था।
स्वतंत्र रूप से उद्भव हुआ था। अब देखो, ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है, तो इसके पास विद्यार्थियों उस समय जब ये शासक बना ना, तो इसके पास ज्यादा वो नहीं थी, मतलब क्षेत्र नहीं था। एक तो ये जोधपुर का आसपास का क्षेत्र था, और ये पाली में सोजत पड़ता है, तो ये वाला क्षेत्र ही था इसका। अभी देखो वर्तमान में जो मारवाड़ दिखा रखा है वो काफी बड़ा दिखा रखा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो शासक होंगे, धीरे धीरे इन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया होगा। क्षेत्र का विस्तार कब होंगे? जो आसपास के जो शासक होंगे, जो कमजोर शासक होंगे, उनसे युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध लड़के अपने राज्य में मिला लेंगे उसको। और जो काफी शक्तिशाली शासक होते हैं, उनसे या तो ये वैवाहिक संबंध बनाएंगे, तो उनका मतलब आपस में रिलेशन सही रहता है, तो इनके ऊपर वो आक्रमण नहीं करेंगे। तो कैसे भी करके छोटे मोटे शासक होते हैं उनके ऊपर इन्होंने अधिकार करने की कोशिश की। उसी क्रम में देखें तो मेवाड़ का एक शासक है, जिस मेवाड़ तो काफी शक्तिशाली रियासत है, और उसका शासक था उस समय उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। तो उदय सिंह और मारवाड़ का जो मालदेव है, इनके बीच में शुरुआत में तो सही संबंध होते हैं, लेकिन बाद में इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा भादराजून पर यह अधिकार करेगा, बीकानेर पर अधिकार करने की कोशिश करेगा, नागौर वाला जो क्षेत्र है उस पर अधिकार करने की कोशिश करेगा ये। इसके अलावा जो मेड़ता वाला क्षेत्र है, मेड़ता के ऊपर भी आक्रमण करेगा। तो इन क्षेत्रों को धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपने अधीन कर लेगा। चलो आगे लिखाता हूं मैं, क्या लिखा देता हूं, लिखो। मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा था? मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। टाइम टेबल देख लो। मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। इस संदर्भ में इसने निम्नलिखित क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। भाई जो महत्वाकांक्षी शासक होता है वो चाहता है कि मेरा जो एरिया है उसका कैसे भी करके क्या हो, विस्तार हो। अब देखो ये जैसे शासक बना ना, तो इसका जो पहला अभियान हुआ वो हुआ था भाद्राजून। कौन सा अभियान? का मतलब है कि भाद्राजून को अपने कब्जे में करने के लिए जाएगा ये। अभियान का मतलब क्या समझे? हमेशा युद्ध। अभियान का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है, ध्यान रखना। तो इसी क्रम में सबसे पहले लिख लेते हैं हम। महत्वाकांक्षी शासक था, काफी क्षेत्रों को अपने अधीन करने की कोशिश की इसने। सबसे पहले लिखो भाद्राजून अभियान। भाद्राजून का अभियान। अब देखो विद्यार्थियों, ये 1931 में शासक बना, तो भाद्राजून पर आक्रमण कब करेगा ये? 1931 में इसने भाद्राजून पर आक्रमण किया, और वहां का शासक था वीरा। क्या नाम था? वीरा। उसको पराजित कर दिया, लिखना नहीं मैं लिखा दूंगा। उसको पराजित कर दिया और भाद्राजून को जोधपुर के अधीन कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, 1531। वो क्या 1931 आ जाता है। तो सबसे पहले इसने जो अभियान किया था वो भाद्राजून का अभियान किया था, और कब किया था? 1531 में। और जो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1531 में शासक नहीं बना था। कब बना था शासक ये? 1532 में बना था, ध्यान रखना। तो इस अभियान की डेट कौन सी मानते हैं फिर वो लोग? 1532 मानते हैं। और जो कहते हैं कि भाई इसका 1531 से लेकर 1562 तक शासनकाल रहा, तो उनके अनुसार इस भाद्राजून अभियान की जो वर्ष है वो कौन सा रहेगा? 1531 रहेगा। इतिहास में बहुत ज्यादा इन सनों को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद रहता है। चलो अभी तो हम 1531 लिखेंगे। तो भाद्राजून अभियान लिख लिया। लिखो मालदेव ने 1531 में भाद्राजून पर आक्रमण कर दिया। उस समय भाद्राजून का शासक वीरा था। कौन था? वीरा था। जिसे पराजित करके जिसे पराजित करके
भाद्राजून को अपने अधीन कर लिया। देखो विद्यार्थियों, मेड़ता का एक शासक है जिसका नाम है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव। और भाद्राजून का जो शासक है उसका नाम क्या है? वीरा। सिंदल शासक है ये। कैसा शासक है? सिंदल शासक। सिंदल शासक वीरा है। और ये जो मेड़ता वाले हैं ना, ये राठौड़े होते हैं। ये भी कौन है? मेड़ती या राठौड़ों का नाम सुना होगा ना आपने। तो ये वीरम देवता, मेड़ता का शासक कौन था? वीरम देवता। उस समय मालदेव की मदद किसने की थी? वीरम देव ने की थी। क्योंकि शुरुआत में मेड़ता के साथ भी इसके संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ जाएंगे। किसके? राव मालदेव के। राव मालदेव कहां का शासक है बताओ? जोधपुर का शासक है। राव मालदेव है जोधपुर का शासक। और नागौर में एक रियासत थी उस समय, मेड़ता रियासत। कौन सी थी? मेड़ता रियासत थी। यहां पर पड़ता है मेड़ता। ठीक है, तो ये मेड़ता रियासत, बाद में इनके संबंध बिगड़ेंगे, अभी शुरुआत में सही है। अब जब ये भाद्राजून पर अभियान कर रहा है कौन? मालदेव, तो उस समय मेड़ता का जो शासक है बीरमदेव, वो भी इसकी सहायता करने के लिए पहुंचा था। नोट डाल सकते हो। जिस समय जिस समय राव मालदेव ने भाद्राजून अभियान किया था, भाद्राजून अभियान किया था, तो उस समय मेड़ता का शासक विरमदेव भी उसकी सहायतार्थ पहुंचा था। उसकी सहायता के लिए गया था या पहुंचा था, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, अब देखो, ये नागौर रियासत अलग थी, मेड़ता रियासत अलग थी। अभी मत सोचना कि मेड़ता नागौर का दिन आता है, वो अभी तो जिलों का पुनर्गठन हुआ, जबकि बात ये अलग है। लेकिन पहले रियासत काल की बात कर रहे हैं हम। कब की बात कर रहे हैं? रियासत काल की बात कर रहे हैं, 1531-32 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, नागौर रियासत और मेड़ता रियासत में टकराव हो जाता है। दोनों में क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। ये छोटी छोटी रियासतें थी, तो उसमें इंटरफेयर कौन करेगा? जोधपुर रियासत इंटरफेयर करेगी। जोधपुर रियासत इंटरफेयर का मतलब है राव मालदेव इंटरफेयर करेगा। तो राव मालदेव, जो नागौर का शासक है, वो मेड़ता को अपने अधीन करना चाहता है। तो उस समय आपको पता, मेड़ता के साथ शुरुआत में इनके संबंध ठीक थे। तो फिर ये क्या करेगा? जोधपुर का शासक नागौर वाले को धमकाएगा, नागौर पर अधिकार कर लेगा। किस पर अधिकार कर लेगा? तो पहला अभियान कौन सा किया? भाद्राजून अभियान कर लिया। भाद्राजून अभियान के बाद में जो अगला अभियान होगा वो नागौर अभियान होगा। कौन सा होगा? नागौर अभियान। और राव मालदेव अपने जो जोधपुर रियासत है उसमें किसको मिला लेगा? नागौर को मिला लेगा, ध्यान रखना। और नागौर को मिलाने के बाद में मेड़ता को मिला लेगा। किसको मिला लेगा? मेड़ता को मिला लेगा। और मेड़ता को मिलाने के बाद में अजमेर को तक मिलाने की कोशिश करेगा। चलो आगे देखते हैं। अगला लिखो, राव मालदेव का नागौर अभियान, या शॉर्ट में लिख सकते हो आप, नागौर अभियान भी लिख सकते हो। अभियान का मतलब क्या है? युद्ध है ना। नागौर अभियान लिखिएगा। नागौर के शासक, नागौर के शासक दौलत खां, नागौर के शासक दौलत खां ने जब मेड़ता को अपने अधीन करने का प्रयास किया, तो उसी समय जोधपुर का जोधपुर का शासक मालदेव ने नागौर के शासक
से युद्ध किया। नागौर के शासक से युद्ध किया। अब देखो, मारवाड़ या जोधपुर का शासक कौन है बोलो? मालदेव। कौन है? मालदेव। और मालदेव और दौलत खां के बीच में युद्ध होगा कि नहीं होगा? और इस युद्ध का नाम दिया गया हीराबाड़ी का युद्ध, क्योंकि हीराबाड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? हीराबाड़ी का युद्ध। एक मिनट, क्या लिखा आपने? लास्ट बोलना। युद्ध किया। यह युद्ध हीराबाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध हीराबाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीराबाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था, तो 1533 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मालदेव और दौलत खां के मध्य हुआ था। मालदेव कहां का शासक है? मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक है। दौलत खां कहां का शासक है? नागौर का शासक है। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि मालदेव की इसमें जीत हुई और हारा कौन था? दौलत खां हारा था। अब अपने हिसाब शॉर्ट में लिख लो इसको। अब देखो विद्यार्थियों, हीरा हीराबाड़ी का जब युद्ध हुआ, तो मालदेव और दौलत खां के मध्य हुआ था, 1533 में हुआ था। और इस समय दौलत खां का एक हाथी था, जिसका नाम क्या था? दरियाव जोश। क्या नाम था? दरियाव जोश हाथी था। इस हाथी के बारे में पूछा जाता है कि यह हाथी किसका था? दौलत खां का था। और इसको लेना कौन चाहता था? मालदेव लेना चाहता था। लेकिन ये दरियाव जोश हाथी है ना, ये मेड़ता का जो शासक था वीरमदेव, इसके हाथ लग गया। किसके हाथ लग गया? वीरमदेव के हाथ लग गया। फिर मालदेव एक मैसेज डालता है, किसके पास? वीरमदेव के पास डालता है कि भाई हीराबाड़ी के युद्ध में मैंने दौलत खां को पराजित किया और नागौर पर मैंने अधिकार कर लिया, तो हाथी आपके हाथ लग गया, तो वो हाथी मुझे दे दो आप। तो वीरमदेव जी क्या करेंगे? मना कर देंगे। मना करेंगे तो अब बताओ अगला युद्ध किससे होगा इसका? वीरमदेव से होगा कि नहीं होगा? रुकिएगा, आपने लिख लिया, इस युद्ध का परिणाम लिख लिया। युद्ध में कौन जीता था? मालदेव जीता था। लिखो, तथा वीर मांगलियोत को वीर मांगलियोत तथा वीर मांगलियोत को नागौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। भाई खुद मालदेव तो रहेगा नहीं मैं नागौर में, अपना किसी न किसी को प्रतिनिधि तो नियुक्त करेगा ना वहां पर। तो राव मांगलियोत को नागौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तथा दौलत खां का एक हाथी दौलत खां का एक हाथी जिसका नाम दरियाव जोश था, मेड़ता के वीरमदेव के हाथ लग गया। वीरमदेव के हाथ लग गया। देख लिए? ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब अगला जो अभियान होगा वो मेड़ता अभियान होगा। कौन सा अभियान होगा? मेड़ता अभियान। देखो, पहला अभियान कौन सा लिखा आपने? भादराजून अभियान। भादराजून का किसको हराया इसने? वीरा को हराया। दूसरा अभियान कौन सा लिखा है? नागौर अभियान। ठीक है, नागौर अभियान में किसको हराया इसने? दौलत खां को हराया। लेकिन इस युद्ध में एक हाथी था, वो किसके हाथ लग गया? मेड़ता के शासक वीरमदेव के हाथ लग गया। वीरमदेव से मांगा तो उसने मना कर दिया। मना कर दिया तो मेड़ता के साथ युद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मेड़ता अभियान लिख लो।
और देखो अपना आप ही जोधपुर का जो क्षेत्र है उसका, जोधपुर रियासत, तो उसका विस्तार हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि जिन पर अधिकार कर रहा है वो अपना आप ही इनका विस्तार हो रहा है। तो मेड़ता का अभियान, मेड़ता अभियान, मेड़ता अभियान। अब देखो एक समय ऐसा था कि मेड़ता का शासक था वीरमदेव। कौन था? वीरमदेव। जब ये बहादुराजुन पर चढ़ाई करता है राव मालदेव, तो उस समय वीरमदेव उसके सपोर्ट में आता है। लेकिन अब इनके संबंध क्या हो गए? बिगड़ चुके हैं, ध्यान रखना, संबंध खराब हो गए। लिखे आप लोग, इस समय तक राव मालदेव और मेड़ता का राव मालदेव है ना, मेड़ता के राव मालदेव, सॉरी क्या लिखा आपने, बोलो मैं कंटिन्यू। इस समय तक राव मालदेव तथा वीरमदेव के मध्य संबंध बिगड़ चुके थे, संबंध बिगड़ चुके थे, क्योंकि हीराबाड़ी के युद्ध, इससे पहले पढ़ा ना आपने हीराबाड़ी का युद्ध, क्योंकि हीराबाड़ी के युद्ध में मालदेव ने दौलत खां को पराजित किया था, पराजित किया था, और उसका एक हाथी, नाम तो पहले लिखवा दिया ना मैंने, उसका हाथी वीरमदेव के पास था। वीरमदेव के पास था। तो जब मालदेव ने वीरमदेव से, मालदेव ने वीरमदेव से हाथी मांगा, तो वीरमदेव ने मना कर दिया। तात्कालिक कारण हाथ लग गया। देखो एक्चुअली में क्या होता है, कोई युद्ध जब करना होता है ना किसी को, तो केवल एक वजह से युद्ध नहीं करता है, कि अंदर बहुत सारी और भावनाएं होती है। जैसे मेरी बात सुनना, आप कई लोग आपस में दोस्त रहते हैं पहले, लेकिन बाद में आपका युद्ध हो जाता, मतलब लड़ाई हो जाती है। क्या लड़ाई एक गलती की वजह से लड़ाई थोड़ी होती है, एक गलती धीरे धीरे काफी सारी उसकी गलतियां एकत्रित होती रहती है, एकत्रित होती रहती है, और एक ऐसी गलती करता है वो लास्ट में जाके, उस गलती की वजह से वो युद्ध हो जाता है, मतलब लड़ाई हो जाती है। वो तात्कालिक कारण होता है उसका। तो आपने जब भी कोई युद्ध पढ़ा होगा तो उसमें तात्कालिक कारण पढ़े होंगे। जैसे आपने 1857 क्रांति पढ़ी है, तो 1857 क्रांति के कई कारण थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो केवल जो वो चर्बी वाले कारतूस वगैरह है उनको बताया गया था। तो केवल चर्बी वाला कारतूस की वजह से 1857 क्रांति नहीं हुई, उससे पहले, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा काफी शोषण किया जा चुका था। इसी प्रकार कोई सा भी युद्ध देख लो आप, इतिहास में जितने भी युद्ध होंगे ना, उन युद्धों के पीछे की पृष्ठभूमि दूसरी रहती है, लेकिन जब युद्ध शुरू होता है उसका तात्कालिक कारण अलग होता है। जब आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय तात्कालिक कारण अलग होते हैं, बाकी उनकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो चुकी होती है। तो इसी प्रकार, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी शासक था, कौन? राव मालदेव। कैसे भी करके नागौर को अधीन कर लिया, और कैसे भी करके मेड़ता को अपने अधीन करना चाहता था। हो सकता है हाथी को छोड़ देता, रख ले भाई तेरे पास क्या दिक्कत है, एक हाथी की वजह से इसने युद्ध लड़ लिया। तो ये तो क्या करना चाहता था, कैसे भी करके मेड़ता को अपने अधीन में करना चाहता था, तो इसने मना कर दिया। तो मालदेव ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी, चढ़ाई का मतलब युद्ध चालू कर दिया ना, चढ़ाई कर ली, मेड़ता पर चढ़ाई कर दी, और इस युद्ध में वीरमदेव पराजित हुआ, वीरमदेव पराजित हुआ, और राव मालदेव ने मेड़ता और अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया।
और ये घटना विद्यार्थियों 1535 की, कब की घटना है? 1535। तोसा और कन्नौज के युद्धों के बारे में आपने सुना होगा। उन युद्धों के बाद में हुमायूं की सत्ता चल जाती सेंटर में, और शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है। तो अब जब मेड़ता का जो शासक है, जिसका नाम वीरम देव है, इसको इसने पराजित कर दिया केवल एक दरियाव जोश हाथी की वजह से। इस हाथी का नाम याद रखना, ध्यान रखना, इस हाथी की वजह से युद्ध हुआ था ये। तो दरियाव जोश हाथी की वजह से इसने मेड़ता को पराजित कर दिया। ना केवल मेड़ता, बल्कि अजमेर वाला जो क्षेत्र मेड़ता के अधीन आता था, वो क्षेत्र भी अब किसके पास आ गया? मारवाड़ के अधीन आ गया। तो देखो विद्यार्थियों, जोधपुर का लगातार विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा? जोधपुर ने देखो नागौर पर अधिकार कर लिया, बादराजून पर अधिकार कर लिया, इसके अलावा मेड़ता पर अधिकार कर लिया, अजमेर पर अधिकार कर लिया। लेकिन जो मेड़ता का शासक रहा हुआ जो व्यक्ति है, वो पराजित होकर मरा तो नहीं है ना भाई, युद्ध में मारा तो नहीं गया, अभी जिंदा है वीरमदेव। तो वीरमदेव रोता रोता हिंदुस्तान के बादशाह के पास जाएगा, और हिंदुस्तान का बादशाह का जो नाम है, उस समय जब तक ये पहुंचेगा तो उस समय हिंदुस्तान का बादशाह होगा शेरशाह सूरी। कौन होगा? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी को इसके बारे में भिड़काएगा, किसके बारे में? मालदेव के बारे में भिड़काएगा। और आपको पता है 1544 में एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। और उस समय शेरशाह सूरी मालदेव से हारा हारा बचा था। जीतने को तो शेरशाह सूरी जीता है, लेकिन एक छोटी सी रियासत थी, वो हिंदुस्तान का बादशाह था, और मारवाड़ रियासत को लेने के चक्कर में वो हार जाता। इसलिए उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। आगे पढ़ेंगे हम। शेरशाह सूरी और मारवाड़ का जो शासक है मालदेव, इसके बीच में एक युद्ध होगा जिसे हम गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। 1544 में पढ़ेंगे। अभी तक हम 1535 तक पहुंचे। नोट, मेड़ता का पराजित शासक वीरमदेव, पराजित है नहीं, मेड़ता का पराजित शासक मलारना, मलारना के थानेदार के पास गया। के पास गया? मलारना के थानेदार के पास गया, और उसकी सहायता से रणथंबोर के, रणथंबोर है ना सवाई माधोपुर में, रणथंबोर के हाकिम के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? रणथंबोर के हाकिम के पास पहुंचा। रणथंबोर के हाकिम के पास पहुंचा, जिसने वीरमदेव को शेरशाह सूरी से मिलाया। हिंदुस्तान के बादशाह से मिला दिया, डायरेक्ट तो जा नहीं सका था ये, तो कोई न कोई बिचौलिया तो ढूंढते हैं ना। जैसे आज हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं या मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो कोई न कोई उसका देखते हैं, कार्यकर्ता ढूंढेंगे पहले कि कौन इसका कार्यकर्ता जो हमें मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिला सकता है। तो ये रणथंबोर का जो हाकिम था, उसकी सहायता से किससे जाके मिल लिया? हिंदुस्तान का जो बादशाह शेरशाह सूरी, उससे जाकर मिल लिया, ध्यान रखना। और शेरशाह सूरी को भड़काया किसके खिलाफ? मालदेव के खिलाफ। तथा वीरमदेव ने, शेरशाह सूरी एक मुस्लिम शासक है, अफगानी शासक है, ध्यान रखना। और ये दोनों एक हिंदू शासक है। हिंदू शासक के विरुद्ध एक मुस्लिम शासक को भड़का रहा है। तथा वीरमदेव ने शेरशाह सूरी को मालदेव के विरुद्ध भड़काया। आ गया विद्यार्थी यहां तक समझ में आपके? अब देखो, राव मालदेव ने जब स्टार्टिंग में ये शासक बना, तो इसके पास जोधपुर था। क्या था इसके पास? जोधपुर परगना था। और उसके अलावा सोजत था।
क्या था इसके पास? सोजत था। अब इसके क्षेत्राधिकार में देखो कौन कौन आ गया, एक तो बादराजून आ गया। क्या आ गया? बादराजून आ गया। बादराजून के बाद में इसने नागौर पर अधिकार कर लिया, तो नागौर इसके अधीन आ गया। नागौर के अलावा मेड़ता इसके अधीन आ गया, और मेड़ता के साथ इसने किसको ले लिया? अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। मतलब एक महत्वाकांक्षी शासक था, तो इसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अब उसके बाद में ये क्या करेगा, ये जो जालोर है, जालोर के शासक के ऊपर आक्रमण करेगा और जालोर को भी अपने अधीन कर लेगा। लिखिएगा, जालोर अभियान। लिखो, राव मालदेव ने जालोर के शासक सिकंदर खान के विरुद्ध अभियान किया, उसे पराजित किया और कैद कर लिया। मारा नहीं, कैद कर लिया। किसको? सिकंदर खान को कैद कर लिया और जालोर पर अपना अधिकार कर लिया। तो देखो, इसने वीरा को हरा दिया, दौलत खां को हरा दिया, वीरम देव को हरा दिया और सिकंदर खान को हरा दिया विद्यार्थी। इसके अलावा जालोर में एक रियासत थी पहले छोटी सी, सांचौर। पहले सांचौर अलग से जिला भी बना दिया था कुछ समय पहले, ठीक है। तो सांचौर में उस समय चौहानों का शासन था। किसका था? तो सांचौर के चौहानों को हराकर इसने सांचौर पर भी अधिकार कर लिया। देखिएगा, राव मालदेव ने सांचौर के चौहानों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। अब देखो, काफी इसका मतलब क्षेत्र बढ़ गया उस समय। अब ये क्या करेगा, उधर की तरफ जाएगा। इधर की तरफ, बीकानेर साइड। इधर जाएगा, बीकानेर साइड जाएगा और बीकानेर के शासक से युद्ध लड़ेगा, जिसे हम पाहेबा या साहेबा का युद्ध कहते हैं। और वो हुआ था विद्यार्थियों 1541। कुछ इतिहासकार 1542 बताते हैं। तो अगला जो अभियान होगा बीकानेर के विरुद्ध होगा, और उस युद्ध का नाम लिख लो आप डायरेक्ट, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। लिखो, कैमरे का ध्यान रखना भाई, आपकी हाइट ज्यादा। लिखो, 1541 में कब हुआ था ये युद्ध? 1541 में। कई जगह 1542 मिलता है, कई जगह क्या मिलता है? और 1542 कौन बता रहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। देखो, आपको पाहेबा, आपसे पूछा जाएगा पाहेबा या साहिबा का युद्ध कब हुआ था, 1541 बताना है। क्या बताना? 1541 बताना है। लेकिन राजस्थान का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है, जिनका लेखक है उसका नाम क्या है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पाहेबा या साहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1542 में हुआ था। तो मैंने इनका रेफरेंस दे दिया। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इस लेखक का नाम देकर पूछता है कि इसके अनुसार ये युद्ध कब हुआ था। और बाकी अगर आपसे सामान्य पूछ ले
कि भाई ये युद्ध कब हुआ, तो 1541 बताना है आपको। क्या बताना है? 1541, क्योंकि जो ऑथेंटिक पुस्तकें होती है जिनको आरपीएससी वगैरह मानती है कि भाई इनमें जो डेट लिखी हुई है वो सही है, तो उनमें कौन सी मानी गई है? 1541। लेकिन स्पेशल देते हैं कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कौन सी डेट मानी गई है इस युद्ध की? 1542। याद रखना। क्या लिखा आपने? 1541 में जोधपुर के शासक मालदेव और बीकानेर के शासक राव जैत सिंह बीकानेर के शासक राव जैत सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। देखिए विद्यार्थियों, शासक का, जोधपुर का शासक तो कौन है? राव मालदेव है। और बीकानेर का शासक कौन है? राव जैत सिंह है। ध्यान रखना, जब हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ते हैं, किसका? मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ते हैं, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश में हम एक शासक है जिसके बारे में पढ़ते हैं, राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। और राव जोधा के द्वारा ही जोधपुर की स्थापना की जाती है। किसकी? जोधपुर की स्थापना की जाती है। और राव जोधा का बेटा था जिसका नाम था राव बीका। क्या नाम था? राव बीका। और राव बीका ने ही बीकानेर की स्थापना की है। किसकी? बीकानेर की स्थापना की है। अब बताओ, राव बीका राठौड़ वंश का है कि नहीं है? राठौड़ वंश का ही है। और राव जोधा भी बीकानेर, राव जोधा भी राठौड़ से रिलेटेड ही है। तो ये एक प्रकार से एक ही वंश के हैं। बीकानेर रियासत और जोधपुर रियासत दोनों में राठौड़ वंश ने शासन किया है। तो अब ये भी राठौड़ और ये भी राठौड़, लेकिन अब राठौड़ राठौड़ आपस में लड़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो बीकानेर का शासक कौन है? राव जैत सिंह। और जोधपुर का शासक कौन है? मालदेव ने विद्यार्थी जब अपने पिता राव गंगा को नहीं छोड़ा, तो अपने वंश के राव जैत सिंह इसके सामने कहां टिकते हैं? कोई मायने नहीं रखते हैं इसके सामने। तो राव, ये युद्ध किसके बीच में होता? आप तो इतना याद रखना, जोधपुर और बीकानेर के बीच में होता। जोधपुर का शासक था राव मालदेव और बीकानेर का शासक कौन था? राव जैत सिंह। और इसमें जीतेगा कौन? मालदेव। हारेगा कौन? राव जैत सिंह हारेगा। देखिएगा, इस युद्ध में मालदेव विजय हुआ और इसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। बीकानेर पर अधिकार कर लिया। अब विद्यार्थी खुद तो जाके बीकानेर में बेटा नहीं रहेगा भाई, बीकानेर में किसी न किसी को तो अपना मतलब वहां पर प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। तो राव मालदेव के दो प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम था जैता और कुंपा। क्या नाम था? जैता और कुंपा। तो इसने अपना जो सेनापति था कुंपा, उसको वहां का प्रबंधन यानी कि वहां का जो अधिकार है वो सौंप दिया। लिखिएगा, तथा राव मालदेव ने बीकानेर का प्रबंध अपने सेनापति कुंपा को सौंप दिया। कुंभा नहीं है, कुंपा। किसको सौंप दिया? कुंपा को सौंप दिया। इधर आप थोड़ा वायर वायर का ध्यान रखना है ना। अब देखो, ये युद्ध कब हुआ है? 1541 या 42, दोनों अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं। इस समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? शेरशाह सूरी है। अब बताओ, राव जैसी रोता रोता कहां जाएगा? शेरशाह सूरी के पास जाएगा जो कि हिंदुस्तान का बादशाह है। जाएगा कि नहीं जाएगा शेरशाह सूरी के पास? और शेरशाह सूरी के पास एक शासक पहले जा चुका है जिसका नाम है बीरमदेव। और बीरमदेव बेटा बेटा भड़का रहा है। किसके खिलाफ? मालदेव के विरुद्ध भड़का रहा। ध्यान रखना, अब कुछ ही समय बचा है जब मालदेव के विरुद्ध अभियान करेगा कौन? शेरशाह सूरी। चलो अभी पहले राव जैत सिंह को शेरशाह सूरी के पास भेजते हैं। लिखो, राव जैत सिंह इस युद्ध में पराजित होने के बाद अपने मंत्री नागराज नागराज की सहायता से या नागराज के माध्यम से नागराज के माध्यम से शेरशाह सूरी
के पास जाता है, लेकिन उसे सहायता नहीं मिलती है। देख लिया? एक विद्यार्थी एक बीच में थोड़ा सा एक पॉइंट बच गया, क्योंकि हम 1542 में आ गए। 1538 के आसपास इसने जो सिवाना, पहले बाड़मेर में आता था, आजकल बालोतरा में आता है, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया था। और सिवाना को मारवाड़ के जो शासक है उनकी शरण स्थली भी कहा जाता है। तो नोट डाल के लिख सकते हैं आप, सिवाना अभियान लिख लो। मतलब कर्म चूक गया अपना थोड़ा सा का ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेट डलवा दूंगा मैं। अब राव मालदेव एक अभियान करता है किस पर? सिवाना अभियान। सिवाना अभियान लिखो, डेट लिख लो इसकी, मतलब सन लिख लो 1538 में। देखो 1538 में, कब? 1538 में राव मालदेव ने सिवाना के शासक राणा डूंगर सिंह, कौन था यहाँ का? राणा डूंगर सिंह पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके, उसे पराजित करके सिवाना पर भी अधिकार कर लिया। 73 का बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया, कुल मिला के बात यह है, दुश्मन बहुत ज्यादा पाल लिए चारों तरफ। लिख लिया? सिवाना पर अधिकार कर लिया। नोट डालें आप सिवाना को रेखांकित करते हुए। देखो पहले सिवाना जो क्षेत्र है वो बाड़मेर जिले में आता था। किस में आता था? बाड़मेर जिले में आता था। वर्तमान में बालोतरा जिले में आता है। कौन से में आता है? बालोतरा जिले में आता है। पहले बाड़मेर जिले में आता था, वर्तमान में कौन सा जिला पड़ता है सिवाना? बालोतरा में। हाँ। ये कई बार पूछा गया है। तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसको कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। लिखो, सिवाना को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। शरण स्थली भी कहा जाता है। लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद विद्यार्थी।